नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बैंकों में अनक्लेम्ड खातों की बढ़ती संख्या की समस्या को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने बैंक खाते और एफडी में नॉमिनेशन के नियम में बदलाव किए हैं। अब बैंक खाते या फिर एफडी के लिए आप 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे और बताएंगे आपको कि नॉमिनी कैसे बनाएं, निवेश में नॉमिनी का रोल क्या है और खासकर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम भी आज हम समझेंगे। हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में 2 हमारे गेस्ट शामिल हो चुके हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। ये एक समस्या बहुत बड़ी रही है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, बैंकों के लिए भी, कि अनक्लेम जो खाते हैं, ना सिर्फ बैंक अकाउंट्स बल्कि डीमैट खाते या फिर ओवरऑल अगर समझे तो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अनक्लेम जो अमाउंट है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट खातों में पड़ा हुआ है। अब फाइनली सरकार ने कुछ स्टेप लेते हुए नॉमिनेशन हो गया या उस पर थोड़ा जोर दिया है कि जब तक आप किसी को एक जिम्मेदार व्यक्ति को वो पैसे नहीं पहुंचाएंगे, उसको नॉमिनी नहीं रखेंगे, तब तक ये जो पूरा ट्रेंड इतने सालों से बना आ रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक थोड़ा सा इस पूरा और भी ज़्यादा सीमलेस प्रोसेस बनेगा। पहले हेमंत जी समझना चाहेंगे जो नया नियम है बैंक खाते में, अब तक तो एक नॉमिनी रखा जा सकता था, एफडी की बात हम कर रहे हैं, अब 4 लोग नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। कैसे समझे इस पूरे डेवलपमेंट को और क्या इसका फायदा होगा? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो बदलाव सरकार ने किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब पहले अगर हम देखें तो बैंक खातों में या डिपॉजिट्स में आप एक ही नॉमिनी रख सकते थे। जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली में और मेंबर्स हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने रहते जिस तरीके से अपनी एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो करेंगे। बट आई थिंक कहीं अगर हम देखें कि अगर एक ही नॉमिनी अलाउ है तो काफी मुश्किल करता है आपके लिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को आप कैसे कंप्लीट करें। आई थिंक साथ ही अगर हम दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स को देखें, चाहे पीपीएफ हो या म्यूचुअल फंड्स हो और स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, वहां पे हमने देखा है कि एक से ज्यादा जो नॉमिनीज है वो अलाउड है। तो क्लियरली वो देखते हुए और ये समझते हुए कि ये एक नॉमिनी करने से किस तरह के इश्यूज आते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और वेलकम स्टेप है। इसमें सरकार ने कहा है कि आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। और ये जो नॉमिनेशन है, पहली बात तो समझना चाहिए कि नॉमिनेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रहते अपने लाइफ टाइम में वो डिसाइड कर पाते हो कि आपकी एसेट्स का बंटवारा जो है या किसके पास एसेट्स का कितना हिस्सा जाए। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब हम 4 नॉमिनी की बात कर रहे हैं बैंक खाते में, तो बेसिकली 2 तरीके हैं उसके। एक तो या आप सक्सेसिव बेसिस पे कर सकते हैं कि आप 4 नॉमिनी का नाम दे सकते हैं और उसमें क्या होगा कि पहला आपके जाने के बाद पहला नॉमिनी जो है वो उसको एसेट्स मिलेंगे, उसके जाने के बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे इस तरीके से सक्सेसिव बेसिस पे होता है। या फिर आप साइमल्टेनियस बेसिस पे कर सकते हैं, यानी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे अप टू 4 नॉमिनी हो सकते हैं और उनका बंटवारा किस परसेंटेज में होगा वो भी आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और इसकी जरूरत भी थी। स्पेसिफिकली जैसा मैंने पहले कहा कि जो बाकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वहां पे आप ज्यादा नॉमिनी कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, और अगर आप डीमैट की बात करें तो वहां पे 3 है, पीपीएफ में 4 है, एनपीएस में 3 है। तो आई थिंक ये बहुत ही जरूरी था। मुझे लगता है ये, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया सरकार ने। बिल्कुल, तो नॉमिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि जीवन बीमा में तो डेफिनेटली नॉमिनी होना ज़रूरी होता ही है। बैंक खाते की अभी हम बात कर रहे हैं कि 4 तक आप नॉमिनी रख सकते हैं, एफडी हो गया सेम, सिमिलर डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड की अभी हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी नॉमिनी होना ज़रूरी है। भाई जो नॉमिनी की बात हो रही है विश्वजीत जी, इसका रोल क्या है? ये ज़रा समझना ज़रूरी है। नॉमिनी कौन हो सकता है और नॉमिनी के पावर्स क्या होते हैं? क्योंकि हमें ये मालूम है कि आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन क्या वो लीगली वारिस है उस संपत्ति का? ये भी कई बार इस पर बहुत सारे कानूनी अड़चने आ जाती है। जरा इसको प्लीज डिफाइन कीजिए। बिल्कुल स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि नॉमिनी एक ट्रस्टी है, एक कस्टोडियन है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और वो नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वो तो उसका हो जाता है। लेकिन वो पैसा जो डिवाइड होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत या फिर जो उसका असली लीगल वारिस है उसको पैसा ट्रांसफर होगा। तो कई बार ऐसे कन्फ्लिक्ट हो जाते थे कि लीगल हेयर कुछ और कोई और है और नॉमिनी कोई और है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, कभी जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब आपने नॉमिनी अपॉइंट किया,
लेकिन जब आप विल बनाते हैं, तो तब तक काफ़ी लेट सिचुएशन हो चुकी होती है, या तो आपकी शादी जब हुई थी, जब आपने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब जब विल बना रहे हैं तो आपने लीगल हेयर्स किसी और को बना दिया, तो होता क्या था, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी कि असली में पैसा किसके पास जाएगा। तो इसमें बहुत क्लियर रोल है, नॉमिनी एक ट्रस्टी है, जबकि अगर विल किसी ने लिखी हुई है तो वो सुप्रीम है। तो जो विल में लिखा गया है वही एक्चुअल 100% फॉलो होना चाहिए। बट ऐसा सिचुएशन देखा गया स्वाति जी, कि कोविड में कई बार जो ये नया एक्ट आया है उसका ये लाभ मिलेगा कि कई बार एक-एक पर जो नॉमिनी है उसकी भी मृत्यु हो गई, जो अकाउंट होल्डर है उसकी भी हो गई। तो अब क्या हो? तो इसलिए ये 4 जो नॉमिनीज़ हैं, इसका बड़ा लाभ होगा, चाहे वो साइमल्टेनियस है या सक्सेशन है। तो अकॉर्डिंगली वो पैसा, अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो साइमल्टेनियसली उसको जिस तरीके से जिस शेयर में डिवाइड करना चाहे, उसको डिवाइड कर सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए है और वो 4 नॉमिनीज़ को 25-25 हज़ार देना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। अगर वो सक्सेसिव वे में करता है, तो पहले पैसा उसकी धर्मपत्नी को मिले, फिर उसके बच्चों को मिले, तो ये भी एक तरीका फॉलो किया जा सकता है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कस्टमर को कि जो उसका असल पैसा है, वो उसके मरने के बाद किस तरीके से उसकी मर्ज़ी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये सारा जो एक एक्ट है, उसी के बेसिस पे है। अब कौन ये हो सकता है, बेसिकली अगर आपका अकाउंट है, तो आप जिस मर्ज़ी को चाहे नॉमिनी बना सकते हैं, चाहे वो आपका मित्र है, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, आप किसी को भी अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे ही वो नॉमिनी जब है, जब आपके अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो वो उस पैसे को डिवाइड करने में मदद कर सकता है। सबसे बड़ा लाभ कि अगर नॉमिनी आपने अपॉइंट नहीं किया, तो पैसा कहाँ जाएगा? तो जैसा आपने बोला कि वो अनक्लेम्ड में चला जाता है, 78,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो अनक्लेम्ड है। ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों में भी पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर है, वो अपने परिवार को बताते ही नहीं है कई बार कि उनका पैसा कहाँ-कहाँ पे निवेश हो रखा है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में है। तो ये अनक्लेम्ड में चला जाता है, तो इस नॉमिनी से म्यूचुअल फंड में तो बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि 86% जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन अपॉइंट कर रखा है। एमफी ने बहुत अच्छी एक स्टार्ट करी थी, जिससे सभी एडवाइज़र को बोल दिया गया था कि आपको अपने क्लाइंट्स का नॉमिनेशन फाइनल करना है, अदरवाइज़ वो अकाउंट फ्रीज़ हो जाएँगे। तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में तो काफ़ी क्लैरिटी है। बैंक में अब ये 4 नॉमिनीज़ की वजह से भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, और जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, विल दिखानी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो पैसा ट्रांसफर होता। तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस, और जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, वो ईज़िली उसको पैसा एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड की क्योंकि बात की विश्वजीत जी ने और हेमंत जी आपने भी कहा कि म्यूचुअल फंड में एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं। क्या तरीका है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी रखने का? क्योंकि बीच में तो ये भी बता रहे थे कि आप ऑप्ट आउट फॉर्म भी भर सकते हैं। आपको नहीं नॉमिनी करना है, नॉमिनेशन करना है, तो आप ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दें। तो फिर ये भी था कि खाता भी फ्रीज़ हो जाएगा, लेकिन लगा कि सख्ती कुछ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी नॉमिनेशन म्यूचुअल फंड में की जो प्रोसेस है, वो सही तरीके से क्या है? हाँ, देखिए स्वाति, ऐसा है कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे आप अप टू 3 नॉमिनीज़ आप रख सकते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो या तो सक्सेशन बेसिस पे हो या तो फिर साइमल्टेनियस बेसिस पे हो, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज किस नॉमिनी के पास जाएगी। नॉमिनेशन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस समय पे आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। वो एक आपके फॉर्म का हिस्सा ही होता है। अगर आपने उस समय नहीं किया या किया और आप उसको बदलाव करना चाहते हो, तो भी बहुत आसान है, आपको दूसरा एक नॉमिनेशन फॉर्म भर के सबमिट करना है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो आई थिंक जहाँ तक नॉमिनेशन का सवाल है म्यूचुअल फंड में करना बहुत ही आसान है। ये जो आपने दूसरे इश्यू की बात की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या था, सेबी की ये सोच थी कि चाहे आप एज़ अ सिंगल होल्डर हो या आप जॉइंट होल्डर हो, सब केसेस में या तो आप नॉमिनी रखिए या तो आप ऑप्ट आउट कीजिए, जिसमें कोई बदलाव हुए बाद में। अभी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप एक ही सिंगल होल्डर है, तो या तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा, आप कहेंगे कि मुझे नॉमिनेशन नहीं करना है, या फिर आपके लिए वो कंपल्सरी है कि आपको किसी को नॉमिनेट करना है। ऑब्वियसली नॉमिनेशन करने के समय में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कि वो कौन नॉमिनी हो, आपकी फैमिली में है, कौन है। कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी फैमिली में हो, जिससे कोई बाद में डिस्प्यूट ना हो। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा कि बहुत आसान तरीका है नॉमिनी करने का, और माइनर को भी आप नॉमिनी कर सकते हैं जहाँ पे आपको गार्डियन की भी ज़रूरत हो। और जैसा मैंने पहले कहा कि आप इसको कभी भी चाहें उसको बदलाव कर सकते हो, और
तो पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही सिंपल भी है। तो राइट। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपके पास जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हो कि आप नॉमिनेशन डेफिनेटली करें, बट आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल, तो निवेश में नॉमिनेशन के नियम बहुत ज़रूरी भी है और उसके हमने बारीकियां समझी। कुछ दर्शकों से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जिग्नेश जी हैं, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार सर, आपने सवाल हमें भेजा और हमने सोचा आपसे बात करें और जानें कि आपकी जो पोर्टफोलियो प्लानिंग है अब तक की कैसी है। थोड़ी सी और डिटेल्स देंगे, आपका टारगेट क्या है, किस लिए आप निवेश कर रहे हैं? हाँ मैम, गुड इवनिंग। मेरा एक्चुअली अभी 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू है। सालाना में 16,000 रुपीज अभी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा ऐसा है कि एवरी ईयर में 10% इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो मेरा जो गोल है वो बेसिकली 15 साल में 2 CR का है, ठीक है। और मैं हर साल 10 से 20% उसमें इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास जो स्कीम है उसमें HDFC मिड कैप ओपन फंड है जिसमें 4,000 है, कोटक फ्लेक्स है उसमें 3,000 है, SBI फोकस इक्विटी है उसमें 3,000 है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसमें 2,000 है, और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,000 है। और मैं दूसरा क्या करता हूँ कि ये जो ETF है वो मंथली में ETF 4,000 रुपए के जैसे बैंक निफ्टी है और ये जनरल निफ्टी है उसके मैं लेता रहता हूँ। तो आइडियली मैं 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, प्लानिंग तो आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब क्या 15 साल में 2 करोड़ आप कमा सकते हैं अपने मौजूदा निवेश से? हेमंत जी से समझते हैं सर, कैसे लग रहे हैं फंड्स? मिड कैप भी है, फ्लेक्सी डाल रखा है, फोकस फंड का एक्सपोजर भी है, ब्लू चिप, एक और फ्लेक्सी कैप है और स्मॉल कैप फंड। सर फंड्स कैसे लग रहे हैं और क्या कुछ बदलाव करें? जिस वक्त शुरुआत करते हैं इनके टारगेट से, जैसे उन्होंने कहा 15 साल का समय है इनका। जो टारगेट है वो 2 करोड़ का कॉर्पस बनाने का है। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जैसा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो भी आगे अगले 15 साल में ग्रो होगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि SIP का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, और अभी भी इन्होंने कहा कि इनकी कोशिश यही रहेगी कि 10 से 20% का ये अपनी SIP को स्टेप अप करते रहेंगे, जो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अभी की अगर मैं इनकी SIP का अमाउंट देखता हूँ 16,000, और अगर ये अपने 15 ईयर्स तक कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को, और 20% की अगर इनकी SIP में स्टेप अप है, तो सिर्फ उसी से इनका जो कॉर्पस बनेगा करीब 2 करोड़ 80 लाख। और यहाँ पे मैं 12% का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ। इस इन एडिशन टू दिस, इन्होंने जो अभी तक कॉर्पस बनाया है वो अगले 15 साल ग्रो करेगा। तो मुझे लगता नहीं पहली बात कि इनका जो टारगेट है उसको पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है कि इनका जो डिसिप्लिन है कि वो SIP को कंटिन्यू करते रहेंगे। दूसरी बात, इनकी जो कमिटमेंट है कि वो स्टेप अप करेंगे हर साल, वो अगर करते रहे तो अपने जो टारगेट है उससे कहीं ज्यादा ये कॉर्पस बना पाएंगे। अब हम इनके फंड के ऊपर आते हैं। इनके पास 6 फंड्स हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा स्कोप है यहाँ पे कि हम पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। ओवरऑल मैं कहूंगा फंड अच्छे हैं, बट आई थिंक कंसोलिडेशन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें जैसे HDFC मिड कैप है, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। 2 फ्लेक्सी कैप है तो उसमें से आप प्राप्त और एक फ्लेक्सी कैप को रखिए, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन दोनों में मिला के आपका 7,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इनके पास कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है, दूसरा इनके पास एक निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है इनको कंबाइन करके अगर आप एक मल्टी कैप फंड लेंगे तो वो इनके लिए बेहतर होगा। जो कोटक का ही कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं। तो इन दोनों में जो अमाउंट है 4,000 का, वो आप एक फंड कोटक मल्टी कैप में रखिए। तो तीसरा ये फंड होगा आपके पास। और चौथा जो 2 और फंड है इनके पास, एक्सिस ब्लू चिप और SBI फोकस, मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, उसका एक बेहतरीन फंड अगर आप लें अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि जो आपको एक्सपोजर होना चाहिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो मिलेगा। वो हो सकता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 4 फंड रहेंगे आपके पास। ये आपको स्कोप भी दे रहा है कि आप आगे जाके अगर पैसा बढ़ाएं तो इन्हीं फंड में बढ़ा दीजिए। तो कुछ बदलाव कीजिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, और ये कमिटमेंट जो आपके कंटिन्यू करने की, अगर आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली अपने टारगेट से कहीं ज्यादा कॉर्पस बना पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ बदलाव
थोड़े छोटे मोटे बदलाव आपके लिए दिए हैं हेमंत जी ने, उसको ज़रूर उस पर गौर कीजिए। और आपके निवेश की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, चर्चा को जारी रखेंगे, आगे भी बने रहिए हमारे साथ। आइए मनी गुरु में एक और दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ कपिल कुमार झा हैं। कपिल जी, स्वागत करते हैं हमारे शो में। जरा बताइए, आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ क्या सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो है, उससे एक बार रिव्यू करके बताइएगा, क्या है इसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है या क्या है? और कुछ नया इन्वेस्ट भी है तो SIP करनी है तो किसमें करूँ? 14,500 की SIP तो आप पहले ही कर रहे हैं और लगभग 16.5 लाख का पोर्टफोलियो भी अभी तक आप बना चुके हैं ना। PPF में भी लगभग 1 लाख रुपए आपने डाले हुए हैं। LIC में भी हर महीने पैसे डालते हैं 12,000 रुपए। 1 लाख रुपए PPF में पर ईयर है। इसका वैल्यू अभी पर ईयर है 8 लाख के आसपास। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आपको 2 लाख रुपए लमसम पैसे कहीं पर डालने हैं, तो वहां पर आप स्ट्रैटेजी चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। 20 साल में 3 करोड़ आपको चाहिए, लगभग कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में? जी कपिल जी, ओके, रिटायरमेंट, ठीक है। विश्वजीत जी, ओके, विश्वजीत जी, इनके पास ब्लू चिप का फंड है, फ्लेक्सी भी है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, एक और ब्लू चिप एक्सिस का, एक्सिस का ही इनके पास मिड कैप भी है। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? 20 साल में 3 करोड़ अगर इन्हें कमाने हैं तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो जो बना हुआ है, और अभी के निवेश से कितना पैसा बना सकते हैं, क्या करें? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर ये 14,500 के हजार की SIP कर रहे हैं, 14,500 की, तो 12% का CAGR भी हम लेके चलते हैं तो ये करीब करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए बन जाता है। वहीं पे इन्होंने 18 लाख का कॉर्पस भी जनरेट कर रखा है, जो क्योंकि पुराने निवेश से जुड़ गया है, तो वो भी अगर हम निवेशित रखें 12% के CAGR पे, तो ये भी करीब करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए बन जाता है, क्योंकि 20 वर्ष का अच्छा टाइम होराइजन है, तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता है। तो 3 करोड़ रुपए तो करीब करीब इन दोनों से ही बन जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झा साहब ने शायद रिटायरमेंट प्लानिंग तो करी है, बट इन्फ्लेशन का शायद ध्यान रखा है या नहीं रखा, ये मुझे क्लियर नहीं है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि झा साहब 3 करोड़ तो आपके बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि आज का 30,000 रुपए का खर्च 20 साल बाद 80,000 रुपए हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप आज के हिसाब से 3 करोड़ को सही समझ रहे हो, लेकिन 20 साल बाद ये 3 करोड़ की वैल्यू काफी कम हो गई होगी। तो आप कोशिश करें अपने 14,500 के SIP में हर वर्ष 10% का स्टेप अप अप्रोच लें, यानी कि हर साल 10% की SIP बढ़ा दें। यानी कि अगर 15,000 कर रहे हैं तो 1,500 रुपए हर साल बढ़ा दें। ऐसे कर करके 10% बढ़ाते जाएं, तो करीब करीब 2 करोड़ 88 लाख रुपए आपका केवल SIP से ही हो जाएगा। तो आपका 3 करोड़ का लक्ष्य बड़े आराम से यहाँ से भी हो जाएगा SIP से। और आपने EPF में भी रखा हुआ है, जो PPF में सॉरी आपने रखा हुआ है, तो अगर 7.1% का रिटर्न भी लेके चलें, 7 साल से आप ऑलरेडी लगा भी रहे हैं, और 20 साल और भी अगर करते हैं 1 लाख रुपए, तो 80-82 लाख रुपए आपके वहां भी बन जाएंगे। और इंश्योरेंस और आपने मेडिक्लेम ले ही रखा है, तो अच्छा कर रखा है आपने डाइवर्सिफिकेशन, और प्रोटेक्शन भी टेकन केयर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से 10% का स्टेप अप करें तो आपकी इन्फ्लेशन वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा, क्योंकि 2 लार्ज कैप और 2 मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहले सलाह रहेगी कि एक्सिस मिड कैप फंड को SIP का आप रोक दें, उसकी जगह आप बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड में स्टार्ट कर दें। तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि 2 मिड कैप हैं और फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमरी फंड आपके पास है ही। आपके पास 2 लार्ज कैप फंड भी हैं, तो मेरे हिसाब से कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपने निवेश करा हुआ है, उसको आप कोटक मल्टी कैप फंड में स्विच कर दें, क्योंकि 20 वर्ष का अच्छा टाइम होराइजन है, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ से आप जो 2 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, वो इन्हीं 4 फंड्स में आप 50-50 हजार रुपए करके निवेश करें। कोशिश करें अगले 3-6 महीने में स्लो स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, इकट्ठा ना करें। यानी कि 10-10 हजार रुपए करके आप 5 फंड्स में स्टार्ट कर दें, तो आपका 5 महीने में ये सारा 2 लाख रुपए निवेश हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप करेंगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी आपका बचाव हो जाएगा, और लक्ष्य तो आप आराम से अचीव कर ही पाएंगे। थोड़े से ये म्यूचुअल फंड्स में बदलाव अवश्य करें। बिल्कुल, तो थोड़े छोटे मोटे बदलाव है कपिल जी आपको करने। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आपकी निवेश जर्नी के लिए। अगले दर्शक हमारे पास साथ शामिल शंकर पाटिल जी। शंकर जी, स्वागत करते हैं सर, बताइए क्या सवाल जानेंगे हमारे एक्सपर्ट? गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर।
मेरा सवाल है, लाइक मेरा अभी 4 एसआईपी चल रहा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 2000 और स्मॉल कैप में 2500 और पराग फ्लेक्सी कैप में 2500 और मोतीलाल ओसवाल में 3000। तो अभी मेरा कॉर्पस है 34,000 और उसके अलावा मैं आगे HDFC बैलेंस एडवांटेज एंड SBI कॉन्ट्रा में 2500 करना चाहता हूँ, वो अभी प्लान्ड है। इसके अलावा मेरा अभी PPF और NPS दोनों मिला के अभी कॉर्पस है 19 लाख। PPF में मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और NPS में भी 1 लाख तक कर रहा हूँ। तो मुझे 15 साल के लिए 1 करोड़ का टारगेट है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो क्या फंड सही है और मैं स्टेप अप भी करना चाहता हूँ आगे। बिल्कुल। हेमंत जी, इनके पोर्टफोलियो को जरा एनालाइज करेंगे, रीड करके बताइए सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो, काफी रहेगा? आई थिंक अगर हम सीधे पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे लगता है इनके पास जो 4 फंड्स हैं, स्पेशली जो जैसा उन्होंने कहा कि बच्चों के फ्यूचर और एजुकेशन के लिए जो वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं 1 करोड़ का अगले 15 साल में, तो आई थिंक वो जो फंड सिलेक्शन है और जो कैटेगरीज हैं और जिस प्रोपोर्शन में वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। मुझे नहीं लगता उनको कुछ भी उसमें बदलाव करने की जरूरत है। अगर मैं इनके टारगेट की बात करूं, क्योंकि इनके 2 गोल हैं, एक इन्होंने कहा रिटायरमेंट प्लानिंग का, पहला जो गोल है वो बच्चों की एजुकेशन के, जिसके बारे में हम म्यूचुअल फंड की जो डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने अगर मैं करंट इनका जो कॉर्पस है प्लस जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 की जो कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लस जैसा इन्होंने कहा कि 10% से वो स्टेप अप भी कर सकते हैं, तो करीब करीब 87 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका टारगेट है 1 करोड़ का। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा अभी कि एडिशनल 5,000 रुपये जमा करना चाहते हैं और SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक उसको अगर मैं पकड़ूं तो कुल मिला के करीब 1 करोड़ 30 लाख का पोर्टफोलियो कॉर्पस जो बन पाएगा, तो उनका जो टारगेट है 1 करोड़ का वो आराम से पूरा होगा। इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन, इन्होंने जो 2 फंड चुने हैं एडिशनल 5,000 के लिए, SBI कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज की जहां तक सवाल है, देखिए 15 साल के जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये बहुत ही अच्छा फंड है, बट 15 साल के लिए सूटेबल नहीं, क्योंकि ये डायनेमिकली यहाँ पे एसेट एलोकेशन मैनेज होता है। क्योंकि आपके पास इतना लंबा समय, आप एक प्योर इक्विटी फंड में जा सकते हो जो उसी म्यूचुअल फंड का HDFC लार्ज एंड मिड कैप, जैसे मैंने पहले भी शो में बात की, वो कैटेगरी बहुत ही अच्छी है, तो उसका आप फंड लीजिए। तो 2,500 आप HDFC लार्ज एंड मिड में डालिए और 2,500 आप SBI कॉन्ट्रा में डालिए, तो कुल मिला के इनके पास 6 फंड रहेंगे। इसको आप कंटिन्यू करिए, और क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉर्पस बनेगा वो शायद बच्चों की एजुकेशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मिलेगा, तो कुछ एडिशनल अगर आपके पास होता है, तो क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है उसमें इक्विटी एज सच नहीं है NPS के अलावा, आई थिंक मुझे लगता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो आप वहां पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, सिर्फ एक बदलाव करना है। इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यू करते रहे और डिसिप्लिन रखें कि आप हर साल अपने पैसे को बढ़ाते रहे। ओके, तो शंकर जी कुछ बदलाव है, थोड़ा सा आपको जो चेंजेस करने हैं कीजिए और अपने निवेश के सफ़र को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, और बहुत धन्यवाद हेमंत जी और विश्वजीत जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, पर खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।